अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेयर वी लेफ्ट आवर डिस्कशन इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो हमारी डायनामिक कैटेगरी थी यूएमएल डायग्राम्स की, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम थी जो कि एक्टिविटी डायग्राम थी, उसके ऊपर हम लोग ने अपनी डिस्कशन को ख़त्म किया था। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस के हमने डिफरेंट नोटेशंस देखी थी एक्टिविटी डायग्राम की, फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की थी, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 से 4 सिनेरियोस के ऊपर मैंने डिस्कशन की थी आप लोग के साथ, ताकि आप लोगों को मल्टीपल वेरिएशन को मैं डिस्कस कर सकूं जो कि एक एक्टिविटी डायग्राम में एग्जिस्ट कर सकती हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा सिनेरियो भी खुद से करने को बोला था, जो मैंने कहा था कि आई वुड सजेस्ट कि आप लोग खुद करें, देन ट्राई टू कंपेयर योर सोल्यूशन विद दैट ऑफ माइंड। लास्ट टाइम डिस्कशन हम लोग ने यहाँ पे अपनी खत्म की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो हमारी डायनामिक कैटेगरी की अगली डायग्राम है वो हम लोग उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मतलब जो हमारी डायनामिक, जो हमारी बेसिक 3 कैटेगरी थी, जो सबसे पहले स्टैटिक डायग्राम थी जिसके अंदर हमने यूज केस देखे थे, यूज केस डायग्राम देखी थी, उसके बाद हमने फिर क्लास डायग्राम हमें देखी थी, फिर हमने डायनामिक कैटेगरी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की, उसमें हमने एक्टिविटी डायग्राम देखी, फिर उसके बाद हमने आज हम जिस डायग्राम के ऊपर अपने डिस्कशन का आगाज करेंगे उसको बोलते हैं सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम के ऊपर हम लोग अपनी डिस्कशन करेंगे, और जो बाकी डायग्राम्स हैं इसी कैटेगरी की, लाइक ऑब्जेक्ट डायग्राम, स्टेट डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम, इनके ऊपर हम लोग इस कोर्स में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुझे आप लोगों को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मुझे इस कोर्स के अंदर आने वाले लेक्चर्स के लिए, उसके लिए ये जो 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उसके ऊपर मैं सिर्फ रिव्यू आप लोग से करना चाह रहा था, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट अ फॉर्मली अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ये सिर्फ एक रिवीजन है जो आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस स्टडीज में आप लोग करते आए हैं। तो आज की लेक्चर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो अगली डायग्राम है हमारी डायनामिक कैटेगरी की, वो है सीक्वेंस डायग्राम। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जो सीक्वेंस डायग्राम या जो हमने लास्ट डायग्राम देखी थी एक्टिविटी डायग्राम, दे हैव एन इंट्रिंसिक रिलेशनशिप विद ईदर यूज केस जो स्टैटिक डायग्राम है, और with that of a class diagram. Intrinsic से मुराद ये है कि directly या indirectly they have a relationship, they have an association with the static component of the system. क्योंकि जो डायग्राम है वो पार्ट तो एक ही सिस्टम का है। अब जो सीक्वेंस डायग्राम है ये बेसिकली डायरेक्टली आपको इसका रिलेशनशिप नजर आएगा क्लास डायग्राम के साथ, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने क्लास डायग्राम में पढ़े हैं, लाइक क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एसोसिएशंस क्या होती हैं, उसके बाद कंपोजिशन क्या होती है, और इस तरह की चीजें, जितने भी हमने कंपोनेंट्स देखे हैं अपनी क्लास डायग्राम के अंदर, उन तमाम कंपोनेंट्स की कुछ वेरिएशन विद सर्टन गिवन पर्सपेक्टिव वो आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आएगी, रिफ्लेक्ट होती हुई आपको नजर आएगी। तो जो ये सीक्वेंस डायग्राम है ये आपको बेसिकली क्लास डायग्राम की डायनामिक जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको आपको ये समझने में मदद देता है। मतलब इसका ये है कि हमारी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। यानी अब जैसे हमने क्लास डायग्राम में देखा था कि हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो बेसिकली उनके दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो होती है वाया देयर ऑब्जेक्ट्स। अब जब एक क्लास ने दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बातचीत करनी है तो देयर विल बी सम ऑर्डरिंग, देयर विल बी सम सीक्वेंस। मतलब अगर क्लास ए है उसका अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है क्लास डायग्राम के अंदर विद दैट ऑफ क्लास बी, तो इसका मतलब ये है कि जो भी क्लासेस होती हैं वो आपस में जब भी कम्युनिकेशन करती हैं वो करती हैं वाया देयर ऑब्जेक्ट्स। इसका अगर मैं थोड़ा सा लेमन टर्म में इसको अगर मैं लेके आऊं तो इसका मतलब ये है कि 2 क्लासेस इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेजेस। मतलब वो एक क्लास दूसरे क्लास को कोई मैसेज सेंड करती है और दूसरी क्लास जो है वो पहली क्लास को रिस्पॉन्स को सेंड करती है। इसका लेमन टर्म में मतलब ये है। जब मैं इसको मैप करूंगा सीक्वेंस डायग्राम के साथ तो इसका मतलब ये है कि एट सर्टन गिवन पॉइंट इन टाइम, यानी किसी भी गिवन टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट ए जो है जो क्लास ए को रेफर कर रहा है, उसने जब बात करनी है क्लास बी के ऑब्जेक्ट के साथ या क्लास सी के ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो जो आपस में कम्युनिकेशन है वो किस तरीके की होगी। तो जो सीक्वेंस डायग्राम है इसका बेसिकली मतलब ये है कि हाउ ऑब्जेक्ट्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर
ओवर अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। अब क्योंकि ये डायनामिक डायग्राम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि टाइम हमारा फिक्स नहीं है, टाइम हमेशा हमारा चेंज हो रहा है, और जैसे ही हमारा हमारा टाइम चेंज हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है। मतलब एक गिवन टाइम के ऊपर हो सकता है जो ऑब्जेक्ट ए है वो ऑब्जेक्ट बी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हो सकता है मतलब किसी गिवन अनदर गिवन टाइम के ऊपर हो सकता है ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट सी के साथ बातचीत कर रहा हो। तो जो ऑब्जेक्ट की कम्युनिकेशन है ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम वो बेसिकली हम सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू हम उसे शो करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा सीक्वेंस डायग्राम है एक तो ऑब्जेक्ट की इंटरेक्शन को शो कर रहा है, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये अपने जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो है, यानी एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसी भी क्लास का वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है ओवर इट्स लाइफ टाइम। यानी एक ऑब्जेक्ट ए है उसने ऑब्जेक्ट बी से बात की, फिर कुछ सर्टेन गिवन कंडीशंस के अंदर उसने ऑब्जेक्ट सी से बात की या कंडीशनलेस कम्युनिकेशन की। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट एक पाथ एडॉप्ट कर रहा है, मतलब यूं कह लें कि हमारे प्रोग्राम का जो भी फ्लो बन रहा है, जो भी कंट्रोल फ्लो बन रहा है, वो भी हम सीक्वेंस डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सीक्वेंस डायग्राम है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैसेजेस को, कंट्रोल फ्लोस को, लूप्स को शो कर रहा होता है, मल्टीपल टाइप्स के मैसेजेस जो भी हो सकते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मल्टीपल क्लासेस उनको बेसिकली शो करता है। और ये शो करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टेट कैसे चेंज होती है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये तो इसका एक ओवरव्यू है। और जो इसकी अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल में जाएं तो जो सीक्वेंस डायग्राम है वो बेसिकली वैलिडेट करती है हमारे सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को, और जो हमारी प्रोग्राम की लॉजिक है, यानी जो हमारे जितने भी हमने इंटरफेसेस आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो भी हमारी इंटरनल प्रोग्राम का बिहेवियर है, यानी जो एल्गोरिथम आप समझे हमने डिफाइन किया है, उसकी वैलिडेशन के लिए बिफोर इंप्लीमेंटेशन हम लोग सीक्वेंस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। और जो आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंटली जो सीक्वेंस डायग्राम रिफ्लेक्ट करता है वो बिहेवियर शो कर रहा होता है हमारे ओवरऑल सिस्टम का, यानी हमारा जो सिस्टम है ओवरऑल वो किस तरीके से रिएक्ट करता है जब उसकी कम्युनिकेशन होती है मल्टीपल क्लासेस के साथ। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो सीक्वेंस डायग्राम है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट हम यूजली नहीं बनाते। हमें कोशिश हमारी ये होती है कि एक पर्टिकुलर क्लास का जिस क्लास के साथ भी पॉसिबली इंटरेक्शन हो रहा है, और ये हमें क्लास डायग्राम से पता लगता है, वो बेसिकली उसके अगेंस्ट हम एक सीक्वेंस डायग्राम जनरेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर क्लास ए का क्लास बी सी और डी के साथ हमने कोई रिलेशनशिप शो की है, इधर एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन या कोई भी, तो एक जो हमारी सीक्वेंस डायग्राम होगी वो एक क्लास के जितने पॉसिबल कम्युनिकेशन हो रही है उन सबको शो कर देगी। अगर एक क्लास का सिर्फ किसी एक ही क्लास के साथ रिलेशनशिप है तो वो हमारा एक सीक्वेंस डायग्राम हो जाएगा। अगर एक क्लास की किसी मल्टीपल क्लास के यानी एक से ज्यादा क्लासेस के साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही है तो उन तमाम इंटरेक्शन को हम लोग एक सीक्वेंस डायग्राम बोल देंगे। ये एक रूल ऑफ थंब है, मतलब इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंटेड रूल। इसको हम लोग बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास की जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है उसके अगेंस्ट हम एक सीक्वेंस डायग्राम को जनरेट करने की हम लोग हम लोग करते हैं। लेकिन ये रूल नहीं है, ये आप लोग ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये बेसिकली एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है और इसका मकसद क्या होता है, और इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी नोटेशंस या वो कौन कौन से सिंबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं टू ड्रॉ, टू डिस्कस एंड टू डेवलप अ सीक्वेंस डायग्राम। अब यहाँ पे जो मैंने कोशिश किया करने की कि सीक्वेंस डायग्राम को बजाय इसके कि हम लोग पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते और फिर हम उसके बाद एक ही मर्तबा सीक्वेंस डायग्राम को जनरेट करने की हम लोग कोशिश करते, मैंने ये किया है कि मैंने दो हिस्सों में सीक्वेंस डायग्राम की जितनी भी नोटेशंस हैं उसको स्प्लिट कर दी है। इसकी बेसिकली एक मेन रीजन है, वो ये है कि जितनी भी नोटेशंस सीक्वेंस डायग्राम में हैं
वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम पहले सारे की सारी नोटेशंस को हम डिस्कस कर लें तो आपको ये याद रखना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी नोटेशन क्या कर रही थी, क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी है। बहुत ज्यादा चीजें अगर आप एक साथ आप पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कोई एग्जाम्पल करेंगे तो दैट विल नॉट हेल्प यू। जो एक्टिविटी डायग्राम थी उसके अंदर जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो रिलेटिवली कम थे, तो इसलिए मैंने पहले उसके अंदर ये मैंने अप्रोच रखी थी कि पहले सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे और फिर हमने एग्जांपल्स की थी। इसमें मैं और थोड़ा सा ये करूंगा कि मैं जो जितनी भी हमारी नोटेशंस हैं उसको मैंने बेसिक और एडवांस ग्रुप के अंदर मैंने स्प्लिट कर दी है। यानी आज के लेक्चर में आई विल ट्राई कि हम लोग जितनी भी बेसिक नोटेशंस हैं या यूं उसको हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम पॉसिबल नोटेशन टू ड्रॉ अ सीक्वेंस डायग्राम, यानी वो तमाम चीजें जिससे हम कोई भी एक सिंपल सीक्वेंस डायग्राम को जनरेट कर सकते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और वो उतनी होंगी कि आप लोगों के लिए एक लेक्चर में याद रखना और उन्हें एजिमुलेट करना इजी होएगा। और उसके बाद हम लोग हर नोटेशन के अगेंस्ट आज ही के लेक्चर में एग्जांपल्स भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को साथ साथ ये समझ भी आना शुरू हो जाए कि जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो आज हम बेसिकली बेसिक नोटेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जो कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी वेरिएशन आपको समझनी है, क्योंकि हम लोग यूएमएल की डिस्कशन कर रहे हैं। अब यूएमएल के साथ थोड़ा सा ट्रॉमा कह लेंगे, थोड़ी सी उसके साथ चीज ये वेरी करती है कि यूएमएल के डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट नोटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, खास तौर पे सीक्वेंस डायग्राम की। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर वर्जन के अंदर ऑफ अ यूएमएल इसी डायग्राम को यानी सीक्वेंस डायग्राम को हम किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका अगर कोई और वर्जन है तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो आई विल ट्राई कि जो आजकल लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, यानी लेटेस्ट वर्जन से मुराद मेरी ये है कि जो भी लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन यूएमएल की चल रही है फॉर अ स्पेसिफिक डायग्राम, उसी को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं, एंड दैट थिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। इसलिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कि आप लोग जब ये लेक्चर को आप एक्चुअली सुने तो उस वक्त कोई नया स्पेसिफिकेशन या कोई नया वर्जन यूएमएल का आ गया हो। मैं एज ऑफ टुडे जो भी एग्जिस्टिंग वर्जन चल रहा है यूएमएल का वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो टू स्टार्ट द डिस्कशन, जो सीक्वेंस डायग्राम है ये बेसिकली दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इसके आप यूं कह लें कि ये इसके दो डायमेंशंस हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और एक उसका वर्टिकल डायमेंशन है। पहले हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यानी जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर क्या चीज हम लोग शो करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि वर्टिकल जो हमारा एक्सिस है उसके ऊपर हम लोग क्या चीज शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यूजुअली हम लोग एक्स एक्सिस बोल लेते हैं, और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम यूजुअली वाई एक्सिस बोल लेते हैं। फर्क सिर्फ ये है, यानी जो हमारा ग्राफ फॉर एग्जांपल होता है, जिस तरह आप लोग अपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर आप लोगों ने ग्राफ आप लोग प्लॉट करते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है, लेकिन जो वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं वो अपवर्ड होता है। अब जो सीक्वेंस डायग्राम में इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसके अंदर जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, दैट इज नॉट अपवर्ड अलाइंड, दैट इज डाउनवर्ड अलाइंड। तो सिर्फ ये फर्क है अभी भी वो वाई एक्सिस ही, लेकिन इट इज टुवर्ड द बॉटम रादर देन टुवर्ड द टॉप। उसकी जो डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम होती है, यानी ऊपर से नीचे होती है। तो हम पहले ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या चीज शो करते हैं और इसका मतलब क्या है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की कम्युनिकेशन शो कर रही है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, और फिर ये शो करती है ओवर अ पर्टिकुलर गिवन टाइम फ्रेम। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये बेसिकली दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली जो सबसे पहली चीज है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, यानी जो हमारा जितने भी हमारी क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं क्लास डायग्राम के अंदर, यूजुअली से मुराद ये है कि देयर इज एन एक्सेप्शन, जो हम अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और मेजरली हमारे जितने भी क्लास डायग्राम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद अ बॉक्स।
अब ये तो एक चीज है। दूसरी चीज ये कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम एक ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर शो करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग क्लासेस हैं हमारी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डायग्राम के अंदर, जैसा मैंने आपको ये बताया है कि हम एक क्लास की जितने भी पॉसिबल इंटरेक्शंस होते हैं विद अदर क्लासेस, उन तमाम के अगेंस्ट वी ट्राई कि हम एक सीक्वेंस डायग्राम को जनरेट करें। तो जितनी पार्टिसिपेटिंग क्लासेस होंगी उतने ही पार्टिसिपेटिंग हमारे ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। तो जितने हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम हॉरिजॉन्टल जो हमारा एक्सिस है उसके ऊपर शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बॉक्स। अब जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर जो हमें चीज लिखनी है उसके अंदर बेसिकली हम क्लास का नाम लिखते हैं पहले, फिर कॉलन डाल के हम लोग किसी उसके एक इंस्टेंस का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय क्लास है, उसके इंस्टेंस का नाम है ई। स्टूडेंट क्लास है, उसके इंस्टेंस का नाम है एस। बैंक क्लास है, उसके इंस्टेंस का नाम है बी। या शॉपिंग मॉल क्लास है, उसके इंस्टेंस का नाम है मतलब मॉल हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बॉक्स है जो कि यूजुअली एक रेक्टेंगल टाइप ही होता है, टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, उसके अंदर हम पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कॉलन डालते हैं और उसके बाद हम उस क्लास के किसी एक इंस्टेंस का नाम लिख देते हैं। अब इसमें यूजुअली जो आपको बुक्स में चीज मिलेगी, वो जो नोटेशन मिलेगी वो क्लास के नाम को ऑप्शनल कहते हैं, यानी इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट द क्लास नेम ऑल द टाइम। मतलब वी कैन जस्ट पुट कॉलन एंड एनी इंस्टेंस नेम, दैट वुड सफाइस। अगर हम क्लास का नाम लिख भी देंगे तो वो हमारी अपनी क्लैरिटी के लिए होगा, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग बॉक्स के अंदर यानी ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए हम लोग क्लास का नाम लाजमन हम यूज करें। तो खाली अगर कॉलन डाल के कॉलन और इंस्टेंस का नेम जरूरी है, खाली हम इंस्टेंस का नेम नहीं लिख सकते। वी हैव टू प्लेस अ कॉलन बिफोर द नेम ऑफ एन इंस्टेंस। इसी तरह हमारे अगर 4 से 5 या जितने भी हमारी पार्टिसिपेटिंग क्लासेस हैं, हर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम कॉलन डाल के या क्लास नेम कॉलन इंस्टेंस नेम्स के फॉर्मेट के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग फिल इन करेंगे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब जैसे ही हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या इवन अगर एक ऑब्जेक्ट भी हम लोग शो कर रहे हैं तो ये टाइम को शो कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बेसिकली ग्रो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये बेसिकली टाइम लाइन को शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट को शो करने का मकसद ये है कि मल्टीपल टाइमिंग के ऊपर या मल्टीपल टाइम की विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट्स की कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं वेरिएबल को एक्सेस कैसे करूंगा या मैं मेथड को के अंदर जो पैरामीटर पासिंग है उसकी टाइप क्या होगी, उसकी डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे अभी। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैव टू कम्युनिकेट। जो उनकी कम्युनिकेशन के अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं वो बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम को शो कर वो बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हम लोग शो करने की कोशिश करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमें सिर्फ टाइम फ्रेम बता रहा होगा कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या स्टेट है, यानी वो किस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बातचीत कर रहा है। क्योंकि ये जो हमारी ये सारी वर्किंग होगी, ये हमारे कोडर्स होंगे, जो हमारी इंप्लीमेंटेशन जो लोग होंगे जो कि हमारी क्लास डायग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे, ये सीक्वेंस डायग्राम उनको बहुत हेल्प करेगी कि किस वक्त कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट ने किस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बातचीत करनी है, क्योंकि दैट विल इवेंचुअली लीड टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स आपस में बातचीत कर रहे हैं वो ऑब्वियसली किसी लॉजिक के तहत या किसी एसोसिएशन के तहत या किसी रिलेशनशिप के तहत ही बात कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर क्लास ए का क्लास बी के साथ क्लास डायग्राम में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो देयर इज नो लॉजिक कि हम लोग इन दो क्लासेस को सीक्वेंस डायग्राम में इंक्लूड करें। तो जो प्री रेक्विजिट कह लें सीक्वेंस डायग्राम का वो ये है कि देयर शुड बी अ एसोसिएशन रिलेशनशिप या कोई उनके अंदर डिपेंडेंसी होनी चाहिए जो भी क्लासेस पार्टिसिपेट कर रही हैं सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। तो ये इट इज जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर
कि क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम डू हैव एन इंट्रिंसिक रिलेशनशिप। अब ये हमारी डिस्कशन थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से शो करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एक्सिस जो कि थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, जो कि वर्टिकल एक्सिस है। अब वर्टिकल एक्सिस के ऊपर बेसिकली हम लोग शो कर रहे होते हैं अ टाइम लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी उसका उसका टाइम लाइन से मेरी मुराद है कि जो उसकी लाइफ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड हम लोग शो करते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट है वहां से कुछ लाइंस इमर्ज हो रही होती हैं, वो लाइन शो कर रही होती हैं कि ऑब्जेक्ट की लाइफ कितनी है, ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन कितनी है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी हो सकता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन को शो की हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक्टिव ना हो, यानी देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैसिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, और पैसिव ऑब्जेक्ट वो होता है कि जो मेमोरी में जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हो सकता है कि अपनी लाइफ लाइन के अंदर वो कर रहा हो। अब अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बातचीत कर रहा है, वो किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर ही करेगा, ऑब्वियसली बात है हर वक्त नहीं कर रहा होगा, तो वो उसका एक्टिवेशन मोड हो जाएगा। जिस टाइम फ्रेम के अंदर या अपनी लाइफ लाइन के उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जिसके अंदर वो दूसरी क्लास के या किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वो उसकी एक्टिव लाइफ लाइन होती है। उसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका हम अभी देखते हैं अगली स्लाइड में, लेकिन आपने सिर्फ ये समझना है कि देयर इज अ लाइफ लाइन कॉन्सेप्ट, देन देयर इज अ एक्टिव लाइफ लाइन कॉन्सेप्ट, एंड देन देयर इज अ पैसिव लाइफ लाइन कॉन्सेप्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ना एक्टिव है ना पैसिव है, तो इसका मतलब है कि उसको अब हमने डिस्ट्रॉय करना है। यानी मतलब जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी लीकेज, कि हमारी मेमोरी जो है, रैम जो है, उसके अंदर कोई अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं और वो बहुत ज्यादा हैं। अब अनयूज्ड ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर हमें नहीं मालूम कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट मेमोरी में लाई कर रहे हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। यानी मेमोरी लीकेज से मुराद ये होती है कि वी हैव गैंगलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वर्किंग या जिनकी जो फ्लो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सीक्वेंस डायग्राम ये कहती है, और जो हमारी फॉर एग्जांपल अगर जावा है तो दैट इज अ मेमोरी सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के वो उसके अंदर हम लोग मेमोरी लीकेज को हैंडल कर देते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम सीक्वेंस डायग्राम में शो करने की कोशिश करें तो वी शो एन इम्प्लिसिट डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हम लोग स्पेसिफिकली शो करते हैं लाइफ लाइन के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस साइन कि हमारा ऑब्जेक्ट अब मेमोरी में डिस्ट्रॉय कर गया है, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वी रिप्रेजेंट अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस साइन। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लाइफलाइन का, जो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होती है। मतलब अगर हमारे 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स हमारी सीक्वेंस डायग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी लाइफलाइन होगी, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक्टिवेशन लाइफलाइन होगी। इसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट की अपनी पैसिव लाइफलाइन भी होगी। और हो सकता है एंड इट इज पॉसिबल कि हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन फेज हो ही ना, यानी हमारी सीक्वेंस डायग्राम के अंदर सारे एक्टिव ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन टू कवर द मेमोरी लीकेज इशू वी ट्राई कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में यूज नहीं हो रहे वी डिस्ट्रॉय देम। नहीं करेंगे तो आपकी सीक्वेंस डायग्राम गलत नहीं होगी, लेकिन दैट वुड बी प्रोन टू मेमोरी लीकेज। तो बेसिकली 2 एक्सिस हो गए, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। दीज आर बेसिकली द टू डायमेंशंस ऑफ द आर सीक्वेंस डायग्राम। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि एक्टिवेशन क्या चीज है। अब ये एक्टिवेशन मैं आपसे क्यों डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक्टिवेशन के बाद जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट है मैसेजेस का।
अब एक्टिवेशन से मुराद ये है, जैसा हमने अभी ये देखा कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी लाइफलाइन है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक्टिव लाइफलाइन है। यानी एक तो नॉर्मल लाइफलाइन है यानी वो लाइफलाइन जिसके दौरान वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट शो कि इट इज कम्युनिकेटिंग। यानी हर एक्टिव ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन का पार्ट भी हो विद सम अदर क्लास। एक्टिवेशन से मुरादी होती है, या यूं कह लें जो एक्टिव लाइफलाइन है उससे मुरादी होती है कि एक्टिव लाइफलाइन बेसिकली हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रही होती है। लाइफलाइन प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल नहीं करती, एक्टिव लाइफलाइन हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है। अब लाइफलाइन हमारी एक ही होती है, लेकिन जो एक्टिव लाइफलाइन है इट कैन बी मोर देन वन। मेरा कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए है वो सिर्फ एक ही मर्तबा बातचीत कर रहा हो ऑब्जेक्ट बी के साथ या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। हो सकता है उसने ऑब्जेक्ट बी के साथ बात की हो, उसके बाद वो पैसिव मोड में चला गया हो, समवेयर डाउन द रोड अपनी लाइफलाइन के अंदर वो दोबारा से उसने ऑब्जेक्ट सी के साथ उसने बातचीत की हो और फिर वो पैसिव मोड में चला गया हो। मेरा कहने का मतलब ये है an object can have multiple active lifelines, but an object will have only one lifeline. लाइफलाइन उसकी एक होगी ऑब्जेक्ट की, डिस्ट्रक्शन भी उस ऑब्जेक्ट की एक ही मर्तबा होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की लाइफलाइन जो हम क्रिएट करेंगे और जो वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा उसके दरमियान मल्टीपल एक्टिवेशंस हो सकती हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स की। एक्टिवेशन से मुराद ये है कि वो कम्युनिकेशन में का पार्ट बन रहा है, क्योंकि आपको लेमन में समझने की लेमन टर्म में ये समझने की जरूरत है कि एक्टिवेशन इज नथिंग मोर देन अ कम्युनिकेशन। कि जब वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ बातचीत कर रहा है इसका मतलब वो एक्टिव मोड में है, जब वो बातचीत नहीं कर रहा इसका मतलब वो पैसिव मोड में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्ट्रक्ट हो चुका है। डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि वी हैव टू री इंस्टेंशिएट इट, यानी उसका मेमोरी में ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट करना पड़ता है। एक्टिव और पैसिव का डिस्ट्रक्शन से कोई लिंक नहीं होता, मां सिवाय इसके कि जब एक ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट होगा तो फिर उसकी दोबारा से हम लोग एक्टिव और पैसिव फॉर्म को हम लेके आ सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था एक्टिवेशन से लिंक। अब हम जितने हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इनको मैंने कोशिश की है कि एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको शो करने की मैं कोशिश करूं। अब जो डायग्राम आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है इसमें आपको एक सबसे ऊपर एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, यानी मैंने अभी सिर्फ कॉलन लिखा है और नेम लिखा है स्पेसिफिक, क्योंकि सिनेरियो के हिसाब से मैं अभी डायग्राम नहीं बना रहा था तो मैंने सिर्फ कॉलन और नेम लिख दी है। नेम विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस लाइक ई फॉर एम्प्लॉय क्लास, एस फॉर स्टूडेंट क्लास एंड सो ऑन। अब यहां से आप देखें ऑब्जेक्ट ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम चल रही है, यानी ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टली 2 ऑब्जेक्ट भी शो कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे आप देखें एक लाइन इमर्ज हो रही है, डॉटेड लाइन इमर्ज हो रही है। अब डॉटेड लाइन बेसिकली शो करती है लाइफ लाइन को, लेकिन जैसे ही डॉटेड लाइन के अंदर एक थिन रेक्टेंगल आ गया, यानी थिन रेक्टेंगल से मुराद ये है कि एक मैंने एक डायग्राम बनाई है विच इज नॉट डॉटेड, एक रेक्टेंगल टाइप बना दी है लेकिन वो सॉलिड लाइन को शो से मैंने उसको बनाने की कोशिश की है, वो एक्टिवेशन को शो कर रहा हूं मैं। अब यहां पे आप ये चीज नोट करें कि लाइफ लाइन डॉटेड है, लेकिन उस लाइफ लाइन के अंदर जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है, यानी वो टाइम स्पैन जिसके दौरान मेरा ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है विद एनी अदर क्लास या विद एनी अदर ऑब्जेक्ट, वो एक्टिवेशन से मैंने शो करने की कोशिश की है और वो एक थिन रेक्टेंगल से मैंने शो करने की कोशिश की है। और उसके बाद देखें जैसे ही उसकी लाइफ लाइन खत्म हुई है, यानी जैसे ही उसकी एक्टिवेशन की जो लाइफ लाइन थी वो खत्म हुई है, उसके बाद फिर डॉटेड लाइन स्टार्ट हो गई है। तो लेकिन यहां पे इसके अंदर मैंने अभी क्रॉस का सिंबल नहीं डाला। दैट मीन कि जो मेरा ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे अभी नेम रखा हुआ है वो अभी भी मेमोरी में एक्टिव है, क्योंकि मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया अपने ऑब्जेक्ट को। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू प्लेस एन एक्स इन द डायग्राम विच इज शोइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा जिसका नेम मैंने शो किया है
वो मेमोरी में एक्टिव है, लाइफलाइन उसकी चलती आ रही है और उस अपनी लाइफलाइन के दौरान वो एक्टिव मोड में कुछ देर के लिए रहा है और फिर पैसिव मोड में चला गया। यानी डॉटेड लाइन बेसिकली शो करती है पैसिवनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और जो थिन रेक्टेंगल है वो शो करता है एक्टिवनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइफलाइन क्या होती है और एक्टिवेशन ऑफ अ लाइफलाइन या एक्टिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसके बाद हम जो अगला क्रिटिकल हमारा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं और वो है मैसेजेस का। अब बिफोर स्टार्टिंग अ डिस्कशन ऑन द मैसेजेस लेट अस जस्ट रीकैप कि मैसेजेस क्या होते हैं। जिससे मैंने आपको क्लास डायग्राम की डिस्कशन वक्त भी हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नोटेशन के अंदर whenever two classes will communicate they will actually be sending messages to each other। messages से मुराद और कुछ नहीं होता, सिर्फ दे होते हैं मेथड्स कि एक क्लास ने या एक क्लास के ऑब्जेक्ट ने जब भी दूसरी क्लास से बातचीत करनी है तो वो दूसरी क्लास के किसी मेथड को कॉल करेगा। इसका मतलब ये है कि जो मैसेजेस हैं दीज आर बेसिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स इन द क्लास डायग्राम। जैसे हमने क्लास डायग्राम में देखा था कि जो क्लास डायग्राम होती है वो बेसिकली 2 चीजों पे बेस कर रही होती है, एक उसके डाटा मेंबर्स यानी उसके जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं और दूसरा ऑपरेशंस यानी मेथड्स। तो मैसेजेस बेसिकली मेथड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन विद अ डिस्टिंक्शन के ऑब्जेक्ट ए ने अगर ऑब्जेक्ट बी से बात करनी है तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट ए यानी क्लास ए क्लास बी के किसी मेथड को कॉल कर रही है। टू सेंड अ मैसेज इसका मतलब यह नहीं होता कि वो अपने किसी मेथड को कॉल कर रही है क्लास ए। इसका मतलब यह होता है कि जिस भी क्लास के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट बातचीत कर रहा है डेस्टिनेशन क्लास के किसी मेथड को वो कॉल करेगा, यानी गेट मेथड को, सेट मेथड को या कोई भी और मेथड जो कि पब्लिकली अवेलेबल किया हुआ है डेस्टिनेशन क्लास के अंदर। तो देयर इज अ कंफ्यूजन। यूजुअली हम लोग ये समझते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो क्लास ए है फॉर एग्जांपल वो अपने किसी मेथड को कॉल करके क्लास बी को मैसेज सेंड कर रही है, लेकिन दिस इज नॉट द केस। मैसेज सेंडिंग का मतलब ये होता है इनडायरेक्टली कि किसी दूसरी क्लास के मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। वी आर बेसिकली एक्टिवेटिंग अ मैसेज, वी आर बेसिकली एक्टिवेटिंग अ मेथड ऑफ अ डेस्टिनेशन क्लास। होस्ट क्लास अपने मेथड को कॉल करके मैसेज सेंड नहीं करती कभी, हमेशा डेस्टिनेशन क्लास के किसी मेथड को हमेशा हम लोग कॉल करते हैं जो कि अवेलेबल होता है टू गेट द रिक्वायर्ड डाटा। तो जो मैसेजेस हैं वो बेसिकली एक तो शो करते हैं कि इट इज बेसिकली शोइंग द एक्टिवनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है कि एक्टिवेशन क्या चीज होती है। एक्टिवेशन का मतलब ये है कि अब वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो मैसेज सेंड या रिसीव कर रहा है। तो ये वो मैसेजेस हैं जो एक्टिवेशन को शो कर रहे हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जो मैसेजेस होते हैं वो बेसिकली किसी इवेंट को शो कर रहे हैं, यानी इवेंट हो सकता है कि माउस क्लिक का इवेंट हुआ है या ट्रांजैक्शन हुई है कोई, या स्टूडेंट ने कोर्स रजिस्टर करवाया है, या कोई पेमेंट रिसीव हुई है, कोई भी इवेंट है उसके अगेंस्ट हमने कोई ना कोई मैसेज मैप किया होता है। क्योंकि जब भी हम यूजुअली जो हम आजकल जो हम लोग क्लास डायग्राम बनाते हैं यूजुअली वो इवेंट बेस्ड होती हैं। यूजुअली से मेरी मुराद ये है कि वी कैन हैव अ क्लास डायग्राम विदाउट इवेंट्स, लेकिन यूजुअली क्लास डायग्राम हमेशा या यूजुअली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो होती है, यानी माउस क्लिक हो गया, माउस एग्जिट हुआ, ऑन कर्सर चेंज, ऑन कीबोर्ड एग्जिट, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली हम लोग मैप करने की कोशिश करते हैं विद दैट ऑफ मैसेजेस, क्योंकि इवेंट्स के पीछे भी मैसेजेस सेंड हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जो मैसेजेस हैं दे फॉर्म द कोर पार्ट ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम। अब जो हमारे मैसेजेस हैं वो 2 डिफरेंट तरह के मैसेजेस आपको सीक्वेंस डायग्राम में हम लोग मतलब हमारे पास ऑप्शन होती है। एक तो होता है नॉर्मल मैसेज जिसको हम लोग सिंक्रोनस मैसेज भी बोलते हैं। सिंक्रोनस मैसेज या नॉर्मल मैसेज बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, लेकिन अगेन जिससे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट वर्जन्स के अंदर आपको डिफरेंट नोटेशन मिलती है फॉर द सेम कॉन्सेप्ट। अब यहां पे दैट इज दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। अब जो हमारा सिंपल मैसेज या सिंक्रोनस
हमारा मैसेज है, पहले ये समझें कि सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। सिंक्रोनस मैसेज का मतलब ये होता है कि जब एक क्लास दूसरी क्लास को कुछ डाटा सेंड कर रही है, यानी उसका कोई मेथड वो कॉल कर रही है, तो जब तक फॉर एग्जांपल क्लास ए ने क्लास बी का कोई मेथड कॉल किया, जब तक मेथड बी यानी क्लास बी का जो कॉलिंग मेथड है, जब तक कोई वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, हमारी प्रोसेसिंग हैंग रहेगी। यानी जो एक्टिवेशन है हमारे ऑब्जेक्ट की, वो उस वक्त तक हैंग रहेगी। हैंग से मुराद ये कि वेट स्टेट में होगा हमारा ऑब्जेक्ट जब तक क्लास बी उसको रिस्पॉन्स सेंड नहीं करती। ये बेसिकली नॉर्मल मैसेज या सिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैसेज को यानी सिंक्रोनस मैसेज को हम बेसिकली एक डायरेक्टेड एरो से शो कर देते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा फर्क ये है कि जो एग्जिस्टिंग वर्जन है 2.3 UML का, उसमें हमारा जो एरो होता है वो फिल्ड डायरेक्टेड एरो होता है। अब इससे जो पुराने वाले वर्जन होते हैं वो अनफिल्ड डायरेक्टेड एरो होते हैं। शो वो भी सिंक्रोनस मैसेज को ही कर रहे होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका जैसा मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा फर्क है। हम जो शो करेंगे मैसेज को या सिंक्रोनस मैसेज को, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, वो हम फिल्ड एरो से शो करने की कोशिश करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये हमारा सादा मैसेज होगा जो कि क्लास ए का कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्लास बी के किसी एक ऑब्जेक्ट के मेथड को वो कॉल करेगा। अब जब हम मैसेज के जरिए हम लोग कॉलिंग करते हैं, यानी हम बेसिकली मेथड कॉल कर रहे हैं, तो हम मैसेज के अंदर ही आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जिससे हम लोग मेथड के अंदर करते हैं। और जब हमें कोई एक पर्टिकुलर मेथड वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो भी हम शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन आर्गुमेंट, कि उसने इंटीजर रिटर्न की है, फ्लोट रिटर्न की है, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली मैसेजेस जो हैं हमारे, बेसिकली आर्गुमेंट भी हम इसके अंदर पास करते हैं। सिंक्रोनस वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज है वो बेसिकली नॉर्मल वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज है। इसमें एक एक्सेप्शन होती है, वो होती है सेल्फ मैसेज। यानी यूं कह लें कि रिकर्सिव मैसेज जो हमने पढ़े हैं, या यूं कह लें जो हमने रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास डायग्राम के अंदर, या आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर रिकर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सेल्फ मैसेजिंग को रिप्रेजेंट करता है। मैसेज सेंडिंग का जो मैकेनिज्म है सीक्वेंस डायग्राम में, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट अपने ही ऑब्जेक्ट को मैसेज सेंड कर रही है, यानी इसका इंप्लीमेंटेशन लेवल पे मतलब ये है कि एक क्लास का कोई मेथड है, वो अपने ही क्लास के किसी दूसरे मेथड को या अपने आप को कॉल कर रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग अ मेथड ऑफ इटसेल्फ, वो अपने ही आप को दोबारा कॉल कर रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट अपने आप को दोबारा मैसेज वो सेंड कर रहा है। तो इस तरीके की मैसेज सेंडिंग मैकेनिज्म को सेल्फ मैसेजिंग बोलते हैं, सेल्फ कॉल्स बोलते हैं बेसिकली। तो इसका तरीका भी वही होता है कि डायरेक्टेड एरो होता है, लेकिन इसका सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि क्योंकि अब इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग जो ऑब्जेक्ट है या जो पार्टिसिपेटिंग एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट है वो एक ही होता है। तो वो हम बेसिकली अब रिकर्सिव को जिससे हम लोग शो करते हैं कि एक जो मैसेज है उसका एरो अपने आप से स्टार्ट होता है, यानी स्टार्टर भी हमारा एक ही ऑब्जेक्ट होता है, और जो एंडिंग हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो भी सेम ही होता है। यानी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं अराउंड एन ऑब्जेक्ट, तो वो बेसिकली हमारा एक सेल्फ कॉल या सेल्फ मैसेजिंग को हम लोग शो कर देते हैं। अगेन सिंक्रोनस वे ऑफ सेंडिंग द मैसेज तो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अब इसके बाद ये तो हो गई मैसेज सेंडिंग के तरीके, यानी सिंक्रोनस वे हो गया, नॉर्मल वे, और उसके बाद सेल्फ कॉल हो गई। और हमने देखा कि मैसेजेस के अंदर हम लोग आर्गुमेंट भी पास करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग अपने मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं। मतलब कि जो भी हमारी लाइन हो, जो भी हमारा डायरेक्टेड एरो है, उस डायरेक्टेड एरो के ऊपर हम लोग मेथड का नाम लिख देते हैं, लाइक गेट सैलरी, गेट नंबर, गेट कोड, या गेट पेचेक, या कोई भी जो हमारा डेस्टिनेशन क्लास का मेथड है जो कि हम कॉल कर रहे हैं, वो हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। और उसी मेथड के यानी उसी मेथड के अंदर हम लोग अगर हमारे आर्गुमेंट्स हैं वो भी हम पास कर देते हैं, कि हमने उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी पास की थी, और या हमने एम्प्लॉय नेम पास किया था,
टू कॉल दैट मेथड, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी मेथड को हम कॉल करेंगे तो वी हैव टू फॉलो द प्रोटोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड। यानी प्रोटोटाइप से मुराद अगेन ये कि अगर एक मेथड को कॉल करने के लिए हमें एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है और एक स्ट्रिंग पास करनी है, तो वही चीज हम लोग सीक्वेंस डायग्राम की मैसेज कॉलिंग में भी शो करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने क्लास डायग्राम में तो अपनी जो मेथड है उसका प्रोटोटाइप कोई और डिफाइन किया हो और जब हम उसको कॉल कर रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम में तो हमने वो प्रोटोटाइप फॉलो ना किया हो। ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज बेसिकली रॉन्ग। So the both of the notations will have their equivalence and a correct equivalence. अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारी मैसेज सेंडिंग का तरीका था। अब उसके बाद एक चीज होती है रिटर्निंग द वैल्यूज, यानी जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे मैसेज के अगेंस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं आएगा अपने सेंड किए हुए मैसेज का, वो आगे प्रोसेस नहीं करता। अब टू शो द रिस्पॉन्स या टू शो द कि कोई वैल्यू मेथड ने रिटर्न की है या हमें रिस्पॉन्स मैसेज हमने सेंड करना है, उसको शो करने का तरीका होता है कि हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं विद अ डायरेक्टेड एरो। अगेन यहां पे वही मसला कि हाफ फिल्ड है या फिल्ड है, हम बेसिकली फिल्ड डायरेक्टेड एरो फॉलोड बाय अ डॉटेड लाइन, यानी एक डॉटेड लाइन होगी वो स्टार्ट कर रही होती है फ्रॉम डेस्टिनेशन टू द होस्ट क्लास। यानी अगर क्लास ए ने क्लास बी को कोई मैसेज सेंड किया था, यानी जो हमारी डायरेक्टेड एरो को यूज करते हुए, तो जो क्लास बी है वहां से हमारी डॉटेड लाइन स्टार्ट होगी एंड इट विल एंड अप टू द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए विद अ डायरेक्टेड फिल एरो। लेकिन उसकी जो लाइन होगी वो डॉटेड होगी, वो बेसिकली शो कर रही होगी कि हमें क्लास बी से कुछ रिस्पांस आ गया है। इसका मतलब ये है कि क्लास ए जो है, जो कि पैसिव मोड में या वेट स्टेट में थी, वो अब आगे अपनी प्रोसेसिंग और स्टार्ट कर सकती है या वो आगे अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू करे। तो रिटर्निंग वैल्यूज का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमें रिस्पांस मिल गया है अपनी डेस्टिनेशन क्लास से, या वो क्लास जिसका मेथड हमने कॉल किया था वहां से हमें रिस्पांस मिल गया। अब ये हमारा रिटर्न वैल्यू का आइडिया हो गया। अब इसी चीज को मैंने डायग्राम में शो करने की कोशिश की है। अब जो डायग्राम इसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि दो क्लासेस हैं, एक क्लास ए है एक क्लास बी है। अब क्लास ए ने एक मैसेज सेंड किया या उसने एक मैसेज इनडायरेक्टली उसने एक मेथड कॉल किया क्लास बी का कि डू यू अंडरस्टैंड, उसका कोई मेथड था क्लास बी का। अब यहां पे ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो डू यू अंडरस्टैंड मैंने लिखा है डायरेक्टेड एरो के ऊपर, इसका मतलब ये है कि डू यू अंडरस्टैंड इज बेसिकली अ मेथड ऑफ क्लास बी, जिसको मैंने ऑब्जेक्ट बी से या इंस्टेंस बी से शो किया हुआ है। क्लास बी का मेथड है डू यू अंडरस्टैंड, वो क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल कर रहा है। और आप ये देखेंगे मैंने क्लास ए की जो एक्टिव लाइफ लाइन है वो स्टार्ट से ही शो कर दी है कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट जब इनिशिएट हुआ है तो तभी से वो कम्युनिकेशन का पार्ट है। लेकिन जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट है उसको मैंने पहले डॉटेड लाइन से शो किया, इसका मतलब है कि वो अभी पैसिव मोड में था जब वो मेमोरी में बना, लेकिन साथ ही फिर उसकी जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई विद दैट ऑफ क्लास ए तो वो एक्टिव हो गया, यानी मैंने साथ ही उसका एक्टिवेशन बॉक्स भी मैंने बना दिया। उसके बाद फिर मैंने डॉटेड लाइन बना दी। अब आप ये देखें कि आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कॉलर ब्लॉक्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे ऑब्जेक्ट ए ने डू यू अंडरस्टैंड का मैसेज सेंड किया ऑब्जेक्ट बी को, तो वो ब्लॉक स्टेट में चला गया, मतलब वेट स्टेट में चला गया। अनलेस एंड अनटिल क्लास ए या ऑब्जेक्ट ए रिसीव्स अ रिस्पांस फ्रॉम क्लास बी, जो कि आप देखें मैंने बिल्कुल बॉटम पे डॉटेड डायरेक्टेड एरो से शो किया हुआ है, ऊपर मैंने लिखा हुआ यस, या मतलब कोई बूलियन वैल्यू मैं रिटर्न करवा रहा हूं फ्रॉम क्लास बी वाया इट्स मेथड। यानी कोई एक मेथड था डू यू अंडरस्टैंड, उसको जब मैंने कॉल किया तो वो यस या नो रिटर्न करता है, ये बताने के लिए कि उसको समझ आ गई है या नहीं समझ आ गई। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब यहां पे आपने कोई पर्टिकुलर सिनेरियो लेके नहीं बैठिया ना कि सर ने यहां पे डू यू अंडरस्टैंड ही क्यों लिखा, दिस इज जस्ट अ मेथड। अब जब तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यानी क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है जब तक उसको रिस्पॉन्स क्लास बी से नहीं मिलता ड्यूरिंग दैट लाइफ स्पैन, आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा
ड्यूरिंग दैट लाइफ स्पैन, यानी एक्टिवेशन जो बॉक्स है हमारा वो ब्लॉक स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड जो हमारी क्लास ए का ऑब्जेक्ट है उसने कुछ नहीं किया सिवाय वेटिंग के। वेटिंग से मुराद ये कि वो आगे अपनी प्रोसेसिंग हो सकता है, उसने आगे और भी प्रोसेसिंग करनी हो, वो नहीं कर रहा क्योंकि वो हैंग स्टेट में चला गया है, वेट स्टेट में चला गया है। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल आप यूं समझें कि आपने कोई सी का प्रोग्राम या जावा का प्रोग्राम लिखा है जिसमें आपने कहा है कि आपने यूजर को प्रॉम्प्ट किया है कि एंटर योर एज। अब जब तक यूजर कीबोर्ड से अपनी एज एंटर नहीं करेगा आपका सिस्टम कुछ नहीं करेगा सिवाय वेटिंग के। वो इसलिए कि व्हेन एवर देयर इज एन आईओ ऑपरेशन, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो जाता है, तो उसमें हमारा सिस्टम डिपेंडेंट हो जाता है। वो खुद कुछ नहीं कर सकता बेचारा सिवाय कि यूजर कुछ करे, कुछ वैल्यू एंटर करे। जैसे ही यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे जो एक्टिवेशन को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, या ये समझें कि जो सिंक्रोनस मैंने मैसेज सेंड किया है और क्लास बी को, और मैं खुद वेट स्टेट में चला गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वेट स्टेट में चला गया है, ये बिल्कुल आईओ ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसके इक्विवेलेंट जो प्रोसेसिंग होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तक आईओ ऑपरेशन के अंदर यूजर वैल्यू इनपुट नहीं करता हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो आगे प्रोसीड नहीं करता। बिल्कुल उसी तरीके से जब तक ऑब्जेक्ट बी रिस्पॉन्स सेंड नहीं करेगा ऑब्जेक्ट ए को, ऑब्जेक्ट ए विल नॉट प्रोसीड फर्दर। तो ये बेसिकली आपको मैंने एक साइकिल शो किया है कि हाउ द सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बाद हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन है इट इज बेसिकली a reverse या it's an opposite of the synchronous communication। इसमें भी क्लास ए और क्लास बी के दरमियान मैसेज पास होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जब क्लास ए ने क्लास बी को कोई मैसेज सेंड कर दिया तो मैसेज सेंड करने के बाद वो ब्लॉक स्टेट में या वेट स्टेट में नहीं चला जाता। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिसीविंग अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आ जाए अच्छी बात है, नहीं आया तो नहीं भी आएगा तो प्रोग्राम का फ्लो रुकेगा नहीं, प्रोग्राम का फ्लो इंटरप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर देयर इज नो बाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स बीइंग सेंट बाय द डेस्टिनेशन क्लास। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हाफ एरो हेड होता है, यानी हम एक डायरेक्टेड लाइन बनाते हैं लेकिन विद अ हाफ एरो हेड, नॉट अ कंप्लीट एरो हेड, यानी एरो विद ओनली वन विंग अपवर्ड, यानी अपर की साइड पे एक एरो हम बना देते हैं, उसका दूसरा विंग जो कि टुवर्ड द डाउन होता है वो हम लोग नहीं बनाते, जैसा मैंने डायग्राम में शो भी किया है। तो फर्क सिर्फ ये है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर दो क्लासेस ऑब्वियसली होंगी, लेकिन जो क्लास बी है वो रिस्पॉन्स सेंड करने की के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरी मुराद ये है कि डिपेंडेंसी नहीं है। जैसा सिंक्रोनस में तो डिपेंडेंसी आ गई थी क्लास ए की क्लास बी के रिस्पॉन्स के ऊपर कि जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा हमारी क्लास ए का जो फ्लो है वो हैंग स्टेट में चला गया। एसिंक्रोनस में ऐसा कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज जस्ट अ वन वे कम्युनिकेशन, यूं कह लें, विद आउट द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आ जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो है दैट विल नॉट बी इंटरप्टेड। तो दैट इज बेसिकली द टू वेरिएशंस ऑफ सेंडिंग द मैसेजेस। अब जो सेल्फ मैसेज है वो हमने अभी डिस्कस किया है कि वो रिकर्सिव मैसेज होता है, और अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों चीजों को शो करने का तरीका मैंने एक डायग्राम में बनाने की कोशिश की है। अब जो डायग्राम इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है उसके अंदर आपको दो चीजें एक्सेप्शनली नजर आ रही होंगी। एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसको मैंने एक्टर बोला। अब आप यहां पे कहेंगे कि एक्टर तो यूज केस में एग्जिस्ट करते थे, ये हमारी सीक्वेंस डायग्राम में कहां से आ गए। अब जो एक्टर है वो बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी को रिप्रेजेंट मैंने किया कि कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम है, कोई दूसरा सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल एंटिटी है जो मेरे सिस्टम के किसी भी क्लास के साथ इंटरैक्ट कर रही है, इसलिए मैंने इसको एक्टर बना के शो कर दिया है। यानी ये मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये किसी एक्सटर्नल एंटिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया है उसकी भी लाइफ लाइन वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट की होती है, लेकिन ये मेरे सिस्टम का पार्ट नहीं है।
अब इसके अंदर मैंने ये शो किया है कि जो हमारा एक्टर है, यानी कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम है, वो मेरी क्लास जिसको मैंने नेम 1 यहां लिखा हुआ है उसके किसी मैसेज को कॉल कर रही है, यानी मैसेज 1 उसका कॉल हो रहा है। उसके बाद जो मैसेज जो हमारी क्लास का नेम, यानी जो हमारी नेम 1 वाली क्लास है, उसने फिर मैसेज सेंड किया नेम 2 वाली क्लास के ऑब्जेक्ट को। अब आप यहां पे ये चीज देख लें कि जब एक्टर और ऑब्जेक्ट के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, यानी एक्टर और ऑब्जेक्ट के दरमियान मैसेज पासिंग होगी, उस वक्त सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में भी हम लोग वेट नहीं करेंगे रिस्पांस का। यानी आप ये देखें कि नेम 1 ने अभी कोई रिस्पांस सेंड नहीं किया एक्टर को, इसके बावजूद उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी है नेम 2 के ऑब्जेक्ट के साथ। तो कहने का मेरा मतलब है जो सिंक्रोनस मैसेज कम्युनिकेशन है या सिंक्रोनस वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करती है ओनली, बिटवीन एक्टर एंड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अब जो नेम 1 का ऑब्जेक्ट है उसने मैसेज 1 सेंड किया, यानी उसने नेम 2 क्लास का मैसेज 2 वाला कोई मेथड कॉल किया है। अब जैसे ही उसने मेथड कॉल कर लिया वो खुद वेट स्टेट में चला गया। अब यहां पे मैंने उसको फिर डॉटेड लाइन से शो किया है कि वो अब कुछ नहीं कर रहा एक्सेप्ट वेटिंग। जैसे ही उसको रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम नेम 2 ऑब्जेक्ट, वो फिर एक्टिव हो गया है और उसके बाद मैंने दोबारा उसको एक्टिवेशन बॉक्स से शो कर दिया है। अब यहां पे आप पहले वाले एक्टिवेशन बॉक्स को ही रखें या 2 एक्टिवेशन बॉक्सेस बना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल एसेंस ये है कि आपने ये शो करना है कि जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं रिसीव होगा नेम 1 वाली क्लास को, वो कुछ और कम्युनिकेशन नहीं करेगा। अब यहां देखें जैसे ही नेम 2 ने उसको रिस्पॉन्स सेंड किया है, तो उसके बाद नेम 1 वाली क्लास ने सेल्फ मैसेज सेंड कर दिया है। अब जो ये एक डायरेक्टेड एरो नेम 1 से स्टार्ट होकर नेम 1 पे खत्म हो रहा है, ये बेसिकली सेल्फ मैसेज को शो कर रहा हूं मैं कि हाउ वन ऑब्जेक्ट विल कम्युनिकेट विद ऑन इट्स ओन सेल्फ। तो ये बेसिकली मैंने सेल्फ कॉलिंग को रिप्रेजेंट करने की यहां पे कोशिश की है। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं सीक्वेंस डायग्राम की, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो आपको अंडर वन अम्ब्रेला कुछ यहां पे नजर आ जाए। अब यहां पे देखें बेसिकली 3 मैंने शो करने की कोशिश की है जो पार्टिसिपेंट्स हैं। एक एक्टर है जिसका नाम मैंने क्लाइंट रख दी है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका नाम असेंबली है और वो क्लास ए है, यानी एक कॉलन असेंबली। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका नाम है कैटलॉग एंट्री और जो उसकी क्लास थी उसका नाम था पार्ट। इसका बेसिक मतलब ये है कि बेसिकली मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा क्लाइंट है वो पहले एक मैसेज सेंड करता है, या क्लाइंट से मुराद है कि एक कोई एक्सटर्नल सिस्टम है, उसने कोई मैसेज सेंड किया है, उस मैसेज का नाम था काउंट पार्ट। यानी क्लाइंट जो हमारा एक्सटर्नल सिस्टम है वो ये देखना चाह रहा है कि जो असेंबली है उसके अंदर कितने पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसने ये मेथड कॉल किया असेंबली क्लास का काउंट का। अब जो असेंबली क्लास थी वो इनिशियली उसकी लाइफलाइन स्टार्ट हो गई थी लेकिन वो एक्टिव नहीं थी। जैसे ही उसको मैसेज रिसीव हुआ फ्रॉम द एक्टर, वो एक्टिवेशन बॉक्स इंस्टेंशिएट हो गया। अब काउंट करने के लिए यानी उसको रिक्वेस्ट चाहिए कि ये बताओ कि असेंबली में कितने पार्ट भरे हैं। अब ये चीज फाइंड आउट करने के लिए उसने कैटलॉग एंट्री या जो हमारी पार्ट वाली क्लास का उसका गेट नंबर का मेथड कॉल किया कि मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने पड़े हुए हैं हमारी कैटलॉग में, ताकि मैं ये दूसरे सिस्टम को बताऊं। अब जैसे ही उसने ये मैसेज सेंड किया गेट नंबर का, मैसेज सेंड करने से मुराद मैं दोबारा बता रहा हूं कि गेट नंबर मेथड है पार्ट वाली क्लास का, उसने वो वाला मेथड कॉल किया, यानी असेंबली या जो ए क्लास है उसने मेथड कॉल किया गेट नंबर वाला विच इज अ पार्ट क्लास मेथड, और उसके बाद वो चला गया हैंगिंग स्टेट में, यानी वो अब कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन थी। अब जैसे ही पार्ट वाली क्लास ने रिस्पॉन्स सेंड किया है तो उसने एक नंबर वैल्यू रिटर्न कर दी है कि मेरे पास इतने पार्ट्स पड़े हुए हैं, उसके बाद वो हैंग स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ गया, यानी उसके दरमियान गेट नंबर और रिटर्न नंबर के दरमियान उसने कुछ नहीं किया सिवाय वेट स्टेट के। अब जैसे ही उसको रिस्पॉन्स, यानी जो हमारी असेंबली वाली क्लास है, जैसे ही उसको रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द पार्ट क्लास, उसने वैसे ही मैसेज रिटर्न कर दिया एक्टर वाली क्लास को, यानी जो हमारी क्लाइंट वाली क्लास थी उसको उसने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स व्हिच एग्जिस्ट इन माय असेंबली। तो अब यहां पे आपको
एक्टर और असेंबली के दरमियान भी कम्युनिकेशन नजर आ रही है, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक एक्चुअल फर्क भी नजर आ रहा होगा कि जब हम क्लाइंट या एक्टर और ऑब्जेक्ट के दरमियान कम्युनिकेशन की, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग, क्योंकि वो जैसे ही मैसेज उसको रिसीव हुआ है असेंबली वाली क्लास को, उसने आगे मैसेज पास ऑन कर दिया है, यानी अगला मैसेज उसने कॉल कर लिया है और पार्ट वाली क्लास का, हैंग स्टेट में नहीं किया। तो ये जो हैंगिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ लाई करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेशन ओनली, यानी इंटर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हैंगिंग वाली चीज आती है, वेटिंग वाली आती है, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्टर या एक्सटर्नल सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट। तो ये एक छोटी सी डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने जितने भी हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो मैंने सम अप करने की कोशिश की है, ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अंडर वन रूफ आपको समझ आ जाए कि ये होते क्या है बेसिकली। तो जस्ट अ रीकैप ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक्टिवेशन जो सीक्वेंस डायग्राम थी वो देखी क्या होता है, उसके डिफरेंट नोटेशंस देखी। अगेन हमने आज सिर्फ बेसिक नोटेशंस देखी हैं जो सीक्वेंस डायग्राम में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो आई डोंट वांट कि आप सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ें और फिर सारे भूल जाएं। तो आज हमने बेसिक नोटेशंस पढ़ी, हमने हर नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देखा, देन वी हैव अ डिस्कशन ऑन अ सिंपल सीक्वेंस डायग्राम कि सीक्वेंस डायग्राम एक्चुअली रियल टाइम में एग्जिस्ट कैसे करती है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है। तो अगले लेक्चर जो होगा वो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जो बाकी हमारे जो कॉन्सेप्ट रह गए वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।